आज देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का 18वां सवाल। ए बराबर इतना आई कोटि दो का तत्समक आव्यूह है। दो का तत्समक आव्यूह होने का मतलब इसका मुख्य विकर्ण एक होगा और यह दो गुणित दो कोटि का आव्यूह होगा। यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे ए प्लस आई, तो ए प्लस आई को लिखेंगे एक आई की जगह पर 1 0 0 1 और प्लस ए की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस टेन अल्फा बटा 2, ये टेन अल्फा बटा 2 और ये 0। जोड़ना है तो इसको जोड़ लेते हैं, 0 का 1 में जोड़ लेंगे 1, इसका इसमें जोड़ करेंगे माइनस टेन अल्फा बटा 2, फिर इसका इसमें जोड़ करेंगे टेन अल्फा बटा 2, इसका इसमें जोड़ करेंगे 1। ए प्लस आई का मान हो गया, आई प्लस ए का मान हो गया। अब यहां पे इसको निकाल लेते हैं, आई माइनस ए बराबर आई की जगह पर 1 0 0 1 माइनस ए की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस टेन अल्फा बटा 2, टेन अल्फा बटा 2 0। घटाते हैं, 1 में से 0 घटा देंगे 1, इसमें से इसको घटा देंगे तो प्लस टेन अल्फा बटा 2, यहां से इसको घटाएंगे तो माइनस टेन अल्फा बटा 2 और 1 में से 0 घटा देंगे तो 1। अब यहां पर इसको जब घटाए तो इतना आया और इसमें इसका गुणा करने के बाद हमको इतना आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये हम लोगों का हो गया बायां पक्ष, ये हो गया का बायां पक्ष, और ये है दायां पक्ष। दायां पक्ष को हल करके हम बायां पक्ष के बराबर ले आ देंगे, ये हमको सिद्ध करना था। लिखेंगे आई माइनस ए गुणते कास अल्फा माइनस साइन अल्फा बटा के साइन अल्फा कास अल्फा। चलिए इसका गुणा करते हैं। आई माइनस ए का मान ये आया है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको यहाँ पे 1 टेन अल्फा बटा 2 माइनस टेन अल्फा बटा 2 1, और यहां से कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके देखते हैं। ये गुणा करना है तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। यहां पर एक में कास से गुणा करेंगे कास अल्फा, प्लस यहां पर इस पंक्ति में इसका गुणा करना है तो इसका गुणा कर लिए कास अल्फा, इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बटा 2। फिर अब इस पंक्ति में इसका गुणा कर लेंगे माइनस साइन अल्फा, इसका गुणा करेंगे तो कास अल्फा टेन अल्फा बटा 2। अब इसमें गुणा करते हैं, इस पंक्ति में इसके स्तंभ से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा ये टेन अल्फा बटा 2 इंटू कास अल्फा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस साइन अल्फा, इसमें इसका गुणा करेंगे, ये माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बटा 2, इसका गुणा कर लेंगे तो प्लस कास अल्फा। अब यहां से ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस साइन अल्फा, टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा 2 और बटा में कास अल्फा बटा 2। टेन को साइन बटा कास की पदों में लिख सकते हैं। यहां से माइनस साइन अल्फा कास अल्फा और ये गुणते हो जाएगा साइन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा 2 बटा कास अल्फा बटा 2। ये इसका गुणा, ये गलत हो गया, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, ये साइन अल्फा प्लस कास अल्फा, टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा 2 बटा के कास अल्फा बटा 2। यहां से ये बन जाएगा माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा 2 बटा कास अल्फा बटा 2 और ये कास अल्फा प्लस साइन अल्फा।
यहां से हो जाएगा साइन अल्फा, 10 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बटा 2 बटा के कास अल्फा बटा 2, यहां से बच जाएगा प्लस कास अल्फा। अब यहां से इसका लॉसा लेकर के इसको सरल कर लेंगे, यहां तक जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे। अभी यहां इसके आगे बताते हैं, देखते हैं इसके आगे। यहां से इसको मिटा लेते हैं, यहां से इसको मिटा करके यहां पर बताते हैं। यहां देखेंगे ये जो मान निकाल रहा है ये i माइनस ए का मान निकाल रहा है। और चलो डायरेक्ट इसको हल करते हैं, इसका लॉसा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा बटा 2, यहाँ बटा में 1 कर लेंगे, 1 से भाग कर लेंगे, कास अल्फा बटा 2 इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बटा 2, यहाँ से प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटा 2, इनका लॉसा निकाल दिए हैं कास अल्फा बटा 2, यहां से बटा में 1 कर लेंगे, इसका लॉसा निकाल देंगे तो ये आ जाएगा कास अल्फा बटा 2, इससे भाग कर लेंगे, बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे कास अल्फा बटा 2, इसमें गुणा कर लेंगे साइन अल्फा, ये माइनस है, साइन अल्फा कास अल्फा बटा 2 प्लस कास अल्फा बटा 2 कट जाएगा तो यहां बचेगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा बटा 2, नीचे इसका भी लॉसा निकाल लेंगे, तो लॉसा निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा कास अल्फा बटा 2, यहां से बचेगा माइनस साइन अल्फा बटा 2 इंटू कास अल्फा प्लस इससे बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे इतना जाएगा तो गुणा कर लेंगे तो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बटा 2, यहां इसका भी लॉसा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा कास अल्फा बटा 2, इससे भाग करेंगे तो ये बच जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बटा 2 प्लस ये हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बटा 2। अब यहां से बनेगा इसको हटा लेते हैं, ऊपर वाले में देखेंगे यहां से एक सूत्र लगेगा, देखो साइन, ध्यान देंगे कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी के रूप का बन रहा है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये सूत्र होता है कास ए माइनस बी का, तो यहां से लिखेंगे कास ए माइनस बी, ए की जगह पर अल्फा, बी की जगह पर अल्फा बटा 2 है। उसी तरह से यहां से यदि हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी के रूप का बनेगा, तो ये सूत्र हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो ए की जगह पर अल्फा, बी की जगह पर अल्फा बटा 2। यहां पर देखेंगे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये सूत्र बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बटा 2। यहां से देखेंगे कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कास ए माइनस बी का। और नीचे यहां बटा में देखेंगे, बटा में दिया गया है कास अल्फा बटा 2, यहां पर भी है बटा में कास अल्फा बटा 2, यहां पर भी है कास अल्फा बटा 2, यहां पर भी है कास अल्फा बटा 2। अब यहां से ये बन जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो कास 2 घटा देंगे 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये घटाएंगे तो अल्फा बटा 2 आ जाएगा, और ये बटा में कास अल्फा बटा 2 है, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा में से अल्फा बटा 2 घटा देंगे तो अल्फा बटा 2 बचेगा, यहाँ पर नीचे कास अल्फा बटा 2 है। यहां से देखेंगे ये हो जाएगा साइन, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बटा 2 बटा के कास अल्फा बटा 2, यहां से कास अल्फा बटा 2 और बटा में कास अल्फा बटा 2, ये कास से कास कट जाएगा एक बार में, कास से कास कट एक बार में, ये साइन बटा कास को लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पर कट करके हो गया है 1 और ये माइनस 10 अल्फा बटा 2, यहाँ से एक कट साइन बटा कास को लिख सकते हैं 10 अल्फा बटा 2 और ये कट करके 1, ये हम लोगों का दायां पक्ष हो गया। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला बराबर हो गया, ये दायां पक्ष के बराबर हो गया, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम, या इसको लिख देना दायां पक्ष बायां पक्ष, हम इसको हल करके बायां पक्ष के बराबर ला दिए, यही सिद्ध करना था।
देखते हैं 19वां सवाल दिया गया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला दिया गया 1800 रुपए, दूसरा 2000 रुपए हो। देखेंगे हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो इस सवाल में हमको पहला वाला सवाल दिया गया कि जो ब्याज दिया गया वो 1800 दिया गया है। मूलधन हम लोग यहाँ पर मानेंगे 30,000 रुपए के दो भाग करने हैं। तो मान लेते हैं कि एक भाग कुछ कर लेंगे, यक्स मान लेते हैं। दर जो दिया गया 5% वार्षिक, ये वार्षिक समय के लिए 1 बटा के 100। तो यहाँ से जो बनेगा तो ये हो जाएगा मूलधन, ये 5/100 यानी इसको 0.05 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्याज निकालने का तरीका है। तो करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि माना कि कोष का एक भाग यक्स और दूसरा भाग, जब एक यक्स हो जाएगा तो 30,000 में से एक निकल जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 30,000 का एक भाग मान लेते हैं 10,000 है, तो दूसरा भाग कितना होगा, तो 10,000 घटा देंगे तो 20,000 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखा जाएगा माना कोष का पहला बांड, पहला भाग यक्स रुपए, पहला भाग यक्स रुपए व यक्स रुपए है, मान लो इतना ही यक्स रुपए है। तो जब पहला भाग यक्स रुपया है तो दूसरा भाग के लिए अब 30,000 में से x घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे अतः दूसरा भाग, जो दूसरा भाग होगा वह 30,000 में से यक्स रुपया घटा देंगे तो ये दूसरा भाग हो जाएगा। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें कि इसको आव्यूह गुणन से प्रक्रिया को दिखाना है, तो मान लेते हैं कि जो पहला वाला मूलधन निकाल रहे हैं, पहला वाले के लिए जो ब्याज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ब्याज के लिए हम लोग लिख सकते हैं एक में यक्स रुपया और एक में लिख सकते हैं 30,000 माइनस x रुपया। देखते हैं इसको गुणन, आव्यूह गुणन से व्यक्त करना है। तो आव्यूह के लिए दो पदों का जब गुणनफल करते हैं तो एक में पंक्ति की संख्या, एक में स्तंभ की संख्या, माने पहले वाले का स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, ये गुणनफल, तो एक को हम मान लेते हैं a, लिखेंगे माना, या लिख सकते हैं माना a बराबर, माने इसको आव्यूह के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक में हो जाएगा यक्स और एक में हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, ये माना a बराबर लिख दिए। और ये जो दर दिया गया है, ये दर, ये 0.05, ये जो दर दिया गया है इसको लिख लेते हैं b, दर जो लिख रहा है इसको b। ये पहला, ये बांड है, दर लिखेंगे 0.05, 0.05 और एक में 0.07, 7% वार्षिक दिया है इसमें, एक में 5% वार्षिक, एक में 7% वार्षिक। अगर इस तरह से लिख देंगे तो इसका गुणनफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 2 और इसमें पंक्तियों की संख्या 1, गुणनफल नहीं हो पाएगा। तो इनको इस तरह से हम व्यवस्थित करें, जैसे गुणा करने पर ब्याज प्राप्त होगा। हाई वाला तो हो गया, मान लो हाई वाला गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए इसको हम लोग पंक्ति बना दिए तो इसको स्तंभ में बनाना पड़ेगा, तभी गुणनफल हो पाएगा। तो 0.07 लिख सकते हैं। अब ये b हो गया। अब यहाँ पर कुल ब्याज हम लोग लिख सकते हैं, अतः इसका कुल ब्याज जो होगा, अतः कुल ब्याज, कुल जो ब्याज दिया गया पहला वाले में 1800 रुपया दिया गया है। तो ब्याज निकालने के लिए हम मूलधन और दर का गुणा कर रहे हैं। तो ये वाला जब मूलधन कहलाएगा, इसको लिखेंगे a और इसको लिखेंगे b, ये बराबर 1800 रुपया। तो a की जगह पर लिखा जाएगा यहाँ पर यक्स, ये 30,000 माइनस यक्स, b की जगह पर लिखेंगे 0.05 और ये 0.07, बराबर हो जाएगा 1800। अब इसको हम गुणनफल करते हैं, दो आव्यूहों का गुणन जानते हैं कि पहले वाले के स्तंभों की संख्या, दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर है तो इसका गुणनफल संभव है। तो इसमें स्तंभ 2 है, इसमें पंक्ति 2 है, गुणा करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करो, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 0.05 x प्लस
इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 0.07 गुणित 30,000 ऋण x और बराबर ये हो जाएगा 1800 रुपया। अब ये गुणनफल करके यहाँ पर मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 0.05x, इसका गुणा कर लेंगे तो 7 तरीक के 21 के आगे 4 जीरो है, 10 तो ये इतना आ जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका जब गुणा कर लेंगे तो 0.07x बराबर 1800, यहाँ से 0.05 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02x, है उठ के इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 2100, इसमें से 0.02x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 300। अब ये x बराबर हो जाएगा 300 बटा के 0.02। इस दशमलव को खत्म करने के लिए अंश और हर दोनों में हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से जब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये दशमलव बिंदु खत्म हो जाएगा। 100 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो बढ़ जाएगा और दशमलव बिंदु खत्म होकर के 2 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपया। तो जो पहला वाला भाग है, पहला वाला जो बांड है x रुपया माने हैं, तो पहला बांड हो जाएगा 1500, यहाँ लिख सकते हैं। अतः पहला बांड या पहला भाग, पहला बांड कर देते हैं, पहला बांड हो जाएगा 15,000 रुपया। दूसरा बांड कितना हो जाएगा, तो दूसरा बांड भी हमको यहाँ पर निकालना है, तो 30,000 में से x घटाएंगे तो 30,000 ऋण 15,000 घटा देंगे तो ये बन जाएगा 15,000 रुपया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि पहला बांड 15,000 रुपया, दूसरा बांड भी 15,000 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला बांड 15,000, दूसरा बांड भी 15,000। अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बिल्कुल वही है, बस वहां पर ब्याज जो 1800 रुपये दिया गया है तो इसमें हम 2000 लिख देंगे, 2000। अब इसको हल करते हैं, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे। माना कि कोर्स का पहला बांड x रुपया, दूसरा बांड हो जाएगा 30,000 में से x घटा देंगे। अब यहाँ पर मूलधन लिखना है, ये मूलधन समझ लेंगे होगा और ये दर होगा। मूलधन में जब दर का गुणा करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो इसका गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति बराबर हो। इसको हल करते हैं। ये अब ये 1800 ना लिख करके यहाँ पर लिखेंगे अब 2000, ये की जगह पर लिखा जाएगा x 30,000 माइनस x, और b की जगह पर हम लोग लिखेंगे 0.05 0.07, और इनका गुणनफल हो जाएगा 2000। यहाँ इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.05x, इसका गुणा करेंगे 5 3 15, अब 15 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 0.2 स्थान, तो यहाँ 1500 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लेंगे 0.05, ये हम लोग अभी इसका इसमें गुणा किए, इसमें गुणा कर दिए, इसमें इसका करना है, सॉरी ये गलती हो गया, इसमें इसका गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 तरीक के 21 के आगे 4 जीरो, 0.2 स्थान यहाँ आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे 0.07 x बराबर 2000। अब यहाँ से 0.07 x में से 0.05 x घटा देंगे तो ये माइनस 0.02 x हो जाएगा। ये 21,000 को लेके चले जाओ इधर, 2100 ही हो गया। अब इधर लेके जाएंगे तो 2000 ऋण 2100, ये 0.02 x बराबर 2100 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 100। यहां से घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 100, ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर हो गया 100 बटा के 0.02। इसको खत्म करने के लिए, दशमलव बिंदु खत्म करने के लिए 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दो। 100 से जब ऊपर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा इसके आगे 4 जीरो, और जब 100 से गुणा करेंगे 2 स्थान दाहिने चला जाएगा, दाहिने जाकर के यहाँ पर छिप जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से इसमें भाग करेंगे 2 5 10, 5000। पहला बांड हो जाएगा कितना 5000। अब दूसरा बांड के लिए इसमें से घटा देंगे, यहाँ लिख सकते हैं अतः पहला बांड 5000, दूसरा बांड हो जाएगा, दूसरा बांड होगा अब 30,000 माइनस x, तो 30,000 माइनस x की जगह 5,000 आया है, घटा देंगे तो हो जाएगा 25,000। एक बांड हो जाएगा 5,000, दूसरा बांड हो जाएगा 25,000। ये इसका उत्तर हो गया।
देखते हैं इसमें, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आप व्यूह की बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों के बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि विद्यालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, इनको देखते हैं। लिखेंगे विद्यालय में पुस्तकों की संख्या कुछ इस प्रकार है। पहले दिया गया है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान की पुस्तकें यहां लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें, रसायन विज्ञान की पुस्तकें 10 दर्जन। फिर भौतिक विज्ञान की जो पुस्तकें दिया गया है वो दिया गया है 8 दर्जन। फिर अर्थशास्त्र की पुस्तकें ये दिया गया है 10 दर्जन। ये 10 दर्जन दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग, इसमें सवाल में दिया गया है पर पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य हमको दिया गया, तो इसको हम पुस्तकों को संख्या के रूप में लिखेंगे, मतलब दर्जन को हटा देंगे। एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो 12 का इसमें गुणा कर लेंगे, 12 दाम में 120 पुस्तक। ये हो जाएगा रसायन विज्ञान की। 12 से गुणा करेंगे, 12 8 96 पुस्तक। फिर अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 10 100 नहीं, 12 से गुणा करना है, 12 8 96, 12 दाम 120 पुस्तक हो जाएंगी अर्थशास्त्र की। अब यहां पर इन पुस्तकों को अगर हम ए से व्यक्त करें, लिखेंगे यदि इन पुस्तकों को ए से व्यक्त करें, लिख देते हैं यहां पर, यदि पुस्तकों की संख्या, इन पुस्तकों को ए से व्यक्त करें तो लिख सकते हैं ए बराबर, ये पुस्तकों की संख्या निकलेगा 120, फिर 96, फिर 120। यहां पर ये एक पंक्ति, यानी इस तरह से इसको एक लिख दिया गया है। अब यहां पर सवाल में दिया गया है कि पुस्तकों से जो प्राप्त धनराशि है, एक पुस्तक का मूल्य। यहां पर देखेंगे भौतिक विज्ञान के प्रति पुस्तक का मूल्य, भौतिक विज्ञान यहां लिख देते हैं, भौतिक विज्ञान के प्रति पुस्तक का मूल्य। यहां पर मूल्य हमको दिया गया है कि इन पुस्तकों के विक्रय मूल्य, पहले रसायन विज्ञान का दिया गया, तो यहां रसायन विज्ञान के लिए लिखेंगे रसायन विज्ञान के प्रति पुस्तक का मूल्य दिया गया है 60 रुपया एक पुस्तक का नाम। फिर इसी तरह से भौतिक विज्ञान के लिए निकालेंगे, भौतिक विज्ञान के प्रति पुस्तक का मूल्य दिया गया है 80 रुपया। पहला वाला दिया गया है 80 रुपया, 80 रुपया, दिया गया है 60 रुपया। और अर्थशास्त्र के प्रति पुस्तक का मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया है 40 रुपया, ये 40 रुपया दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपया है, तो 120 पुस्तक का दाम निकालने के लिए गुणा करते हैं, तो इनका इसमें हम गुणा कर देंगे। तो इस सवाल में हमसे आव्यूह गुणन से ही इसको ज्ञात करना है। अतः लिखेंगे कि अतः दुकानदार को पुस्तकें
बेचने से प्राप्त धनराशि। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, इनको हम बी से डिनोट कर ले रहे हैं, इनको बी से अगर डिनोट करेंगे यहां पर लिख सकते हैं यदि पुस्तकों को ए से व्यक्त करें, इसी तरह से मूल्यों को यहां लिख देते हैं, यदि मूल्यों को, यदि प्रति पुस्तक मूल्यों को, प्रति पुस्तक मूल्यों को बी से व्यक्त करें, बी से व्यक्त करें, तो जब बी से व्यक्त करेंगे तो ये जब पंक्ति में लिखा गया है तो इनको स्तंभ में लिखेंगे तभी गुणनफल हो पाएगा। इनको स्तंभ में लिख देंगे, ये 80, ये 60, ये 40। तो अतः दुकानदार को पुस्तकें बेचने से प्राप्त धनराशि, एक पुस्तक का दाम रसायन विज्ञान के लिए 80, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। ए की जगह पर लिखेंगे, ए की जगह पर 120, ये 96, फिर 120, यहां पर इसको लिखा जाएगा 80, 60 और 40। चलिए गुणा करते हैं, तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे 120 गुणित 80 प्लस इसमें इसका गुणा करेंगे 96 गुणित 60, इसका इसमें गुणा करेंगे 120 गुणित 40, ये कुल रुपया हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 12 8 है 96, 1 0 1 0 1 0 0, 1 0 बढ़ा लो, 6 36 को 6 6 9 54 55 56 57। अब इसका गुणा कर लेंगे, 12 4 48 0 0। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये 0, ये 6 8 7 15 15 6 21 को 1 हाथ लगा 2, 4 2 6 6 और 5 11 11 और 9 20, 20,160 रुपया उस दुकानदार को प्राप्त हुआ होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल दिया गया है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन, 3 गुणे के, 2 गुणे पी, एन गुणे 3, पी गुणे के, इनकी कोटियां हैं, यानी इसका कोटि इतना है, इसका कोटि इतना है, इसका कोटि इतना है, इसका कोटि ये दिया गया है। तो इसमें कई सवाल में दिया गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, यहां पर दिया गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होगा, एन पी के में क्या प्रतिबंध होगा। तो ध्यान देंगे, यहां पर एक अवयव ये है और एक अवयव ये है, इनका गुणनफल किया गया है। दो अवयवों का गुणनफल तभी होता है जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, और जब उसका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उनका गुणनफल ज्ञात करने से पहले वाले अवयव की पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ, ये इनके कोटि बनते हैं। इनका जो कोटि बनेगा, ध्यान देंगे इस पर, इनका जो कोटि बनेगा तो पी वाले का पंक्ति और वाई वाले का स्तंभ, तो वाई वाले का स्तंभ के, ये इसका कोटि बनेगा। ये कोटि लिख रहा है, इसके गुणनफल का कोटि। फिर इसका कोटि क्या बनेगा, इसका कोटि डब्ल्यू और वाई, तो डब्ल्यू के लिए पहले वाले का पंक्ति एन, और इसका क्या बनेगा, वाई का स्तंभ ये के। अब यहां पर देखेंगे, ये तो गुणनफल के लिए कोटि बन गया, गुणनफल करने पर कोटि बन गया, ये गुणनफल करने पर कोटि बन गया। अब ये योगफल दिया गया है, तो दो अवयवों का जब जोड़ करते हैं तो उनके जब कोटि बराबर होते हैं तभी जोड़ करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे तभी जोड़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे P गुणित के बराबर N गुणित के। अब यहां से तुलना कर लेंगे हम लोग, जब तुलना कर लेंगे तो ये K से K निकल जाएगा तो P बराबर N बचेगा, एक तो ये प्रतिबंध हो गया। अब एक चीज और देखेंगे, जैसे यहाँ पर P लिखा गया है तो P का जो P और Y लिखा गया, तो P का जो कोटि रहा होगा, P का कोटि हमको दिया गया P गुणित के, और Y का जो कोटि दिया गया है, Y का कोटि दिया गया 3 गुणे के, और ये प्लस दूसरा का वाला W वाले के लिए जो कोटि दिया गया है, W वाले के लिए कोटि दिया गया N गुणे 3, और इसके लिए दिया गया है Y के लिए 3 गुणे के। अब ध्यान देना इसमें कि ये जब गुणनफल तभी होगा
जब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होगा तो ये k की जगह पर इसमें क्या मिल रहा है, ये स्तंभ ये पंक्ति k बराबर 3, ये गुणनफल तभी संभव होगा। यहां से भी देख सकते हैं इनका ये बराबर हो जाएगा, ये 3 के बराबर होगा, तो k का मान हो जाएगा 3 और p बराबर n। ये इसका विकल्प देखते हैं कौन सही है, तो k बराबर 3 p बराबर n, ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, इसका पहला उत्तर सही होगा। ये 21वां था, 22वां देखते हैं। 21वां ध्यान से समझ लेंगे। यहां पर ये गुणनफल दिया गया है, ये गुणनफल है, तो गुणनफल संभव तभी है जब इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होती है। इसका कोटि हमको ये दिया गया, इसका कोटि ये दिया गया, यहाँ दिया गया है, तो ये वाला जब बराबर, ये वाला और ये वाला जब बराबर होगा तभी गुणनफल संभव है, तो k बराबर 3 हो जाएगा। अब 22वां देखते हैं। देखते हैं 22वां में दिया गया है यदि n बराबर p, 22वां सवाल दिया गया है कि यदि n बराबर p तो अवयव 7x माइनस 5z, इसकी कोटि हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे ये 7 एक अचर संख्या है, यक्स का जो कोटि दिया गया है, इसका कोटि दिया गया 2 गुणित n, तो किसी अचर संख्या से गुणा करने पर इसके कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 गुणित n इसका कोटि होगा। अब यहां पर देखते हैं ये भी अचर संख्या है, z में गुणा करेंगे तो इसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, z का कोटि है 2 गुणित p। अब ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर का मतलब कि जब इनका घटाना है चाहे जोड़ है, इसका कोटि बराबर होगा। ये 2 गुणित n बराबर 2 गुणित p लिख सकते हैं, तो इससे कट जाएगा तो n बराबर p, तो ये हमको दिया भी गया है n बराबर p, तो या तो ये प्रतिबंध होगा या तो ये प्रतिबंध होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन प्रतिबंध दिया गया है। दोनों सही है, 2 गुणित n होगा या 2 गुणित p होगा, ये दोनों बराबर जब है तो ये प्रतिबंध या ये प्रतिबंध। अब इस विकल्प में देखते हैं कौन सही है। तो पहला वाला विकल्प दिया गया p गुणित 2, तो इसमें कोई नहीं है। दूसरा दिया 2 गुणित n, तो 2 गुणित n आया है। तीसरा का n बराबर 3, n गुणित 3 ये नहीं है, p गुणित n ये भी नहीं है, तो हाई वाला विकल्प सही है 2 गुणित n, ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुणित n, तो ये विकल्प बी सही है इसका। अब ये हम लोगों का ये अंतिम सवाल था।